वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि हम कंपनी की लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, पुटिंग एन एंड टू कंपनी लाइफ। बेसिकली ये एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी बंद हो रही है। कंपनी कभी भी इंसॉल्वेंट हम कंपनी को कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इवन अगर उसकी पोजीशन डेट्स पे करने की भी नहीं है ना, तब भी हम उसे इंसॉल्वेंट कंपनी को कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। कंपनी हमेशा वाइंडिंग अप के थ्रू ही डिसॉल्व होगी। ओके, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ये दोनों दिखने में तो सेम टर्म्स हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन बहुत ही डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है? सबसे पहले तो वाइंडिंग अप प्रिसीड करता है डिसोल्यूशन को। पहले वाइंडिंग अप होता है, डिसोल्यूशन बाद में होता है। वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन से पहले और वाइंडिंग अप के बाद, डिसोल्यूशन अभी हुआ नहीं है और वाइंडिंग अप हो चुका है, क्योंकि वाइंडिंग अप प्रिसीड करता है डिसोल्यूशन को। जो कंपनी का लीगल स्टेटस है वो चलता रहेगा। वाइंडिंग अप हो गया, डिसोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन ये जो पीरियड के बीच में जो कंपनी का जो स्टेटस है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाएगा, कंपनी का स्टेटस खत्म हो जाएगा और कंपनी का जो नाम है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से रिमूव हो जाएगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। सेकेंड डिफरेंस ये है कि वाइंडिंग अप में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो करता है लिक्विडेटर, लेकिन डिसोल्यूशन में इस तरह की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होती है। वाइंडिंग अप में जो लिक्विडेटर होता है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट इज़ वो कंपनी की इमेज है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विडेटर। लेकिन डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाइंडिंग अप में जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें अपना डेट प्रूफ करने की नीड पड़ती है, लेकिन डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। और जो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो वाइंडिंग अप में ज़रूरी होता है। कोर्ट का ऑर्डर आना ज़रूरी होता है, कोर्ट का बुलावा वाइंडिंग अप में आना ज़रूरी होता है, लेकिन डिसोल्यूशन में ऐसा होना डिसोल्यूशन में कोर्ट का बुलावा आना ज़रूरी होता है। वाइंडिंग अप में कोर्ट का बुलावा ना आए तब भी काम हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में? पहला डिफरेंस ये है कि वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन से पहले होता है, डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप के बाद। और डिसोल्यूशन हुआ नहीं है, उस पीरियड के बीच में जो कंपनी का लीगल स्टेटस है वो चलता ही रहेगा, लेकिन जैसे ही डिसोल्यूशन हो जाएगा लीगल स्टेटस कंपनी का खत्म हो जाएगा। सेकेंड डिफरेंस ये था कि वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड थिंग, लिक्विडेटर कंपनी को रिप्रेजेंट करता है इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, जबकि डिसोल्यूशन में ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती। वाइंडिंग अप में क्रेडिटर्स को अपनी डेट प्रूफ करनी पड़ती है कि इस कंपनी को मेरे इतने रुपए देने बाकी हैं, ये वाइंडिंग अप में प्रूफ करना पड़ता है क्रेडिटर्स को, लेकिन डिसोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। और वाइंडिंग अप में जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वो नेसेसरी नहीं होता, लेकिन डिसोल्यूशन में कोर्ट का ऑर्डर नेसेसरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसोल्यूशन के मोड्स। डिसोल्यूशन दो तरीके से डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप हो सकता है। सबसे पहला है कंपलसरी वाइंडिंग अप अंडर एनसीएलटी। एनसीएलटी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक कंपलसरी वाइंडिंग अप है और एक है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। सबसे पहले बात करता है रिगार्डिंग कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप में किस किस सर्कमस्टांसेस से कंपलसरी वाइंडिंग अप हो सकता है? सबसे पहले तो कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है एक तो कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमें वाइंडिंग अप करना है बाय एनसीएलटी, तो उसके थ्रू हमारा वाइंडिंग अप हो सकता है। लेकिन जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है उस रेजोल्यूशन के थ्रू। ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड विद द रेजोल्यूशन। जो पावर है एनसीएलटी की, जो ट्रिब्यूनल की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एसआर में कह दिया कि भाई हमें तो वाइंडिंग अप चाहिए बाय ट्रिब्यूनल, तो ये यहाँ पर ट्रिब्यूनल की मर्जी चलेगी कि उसे अगर ठीक लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट में ठीक है, तो ही वो डिसॉल्व करेगा कंपनी को, तो ही वो कंपनी का वाइंडिंग अप करेगा। अदरवाइज वो कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं करेगा। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड इज कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अगर कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जो इंडिया की सोवर्जिनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, भाईचारा, इंटीग्रिटी, सोवर्जिनिटी को अगर अफेक्ट करती है, तो उस केस में भी वाइंडिंग अप कर सकता है एनसीएलटी। थर्ड इज वाइंडिंग अप बाय सिक कंपनीज। सिक कंपनीज का वाइंडिंग अप। सिक कंपनीज क्या होती हैं? जहां पर मोर देन 50% उनके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स
कंपनी के ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं एविडेंस के साथ कि हमारा कंपनी ये बिल्कुल ही ख़राब कंपनी है, ना हमें कुछ पैसे मिले इतने सालों तक, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप कर सकता है कंपनी का। फोर्थ इज वाइंडिंग अप बाय एप्लीकेशन मेड टू आरओसी। अगर आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, अगर एप्लीकेशन किसी ने दे दी कि ये कंपनी फ्रॉड है जी, फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रही है, तो उस केस में भी इसका कंपल्सरीली वाइंडिंग अप हो सकता है बाय ट्रिब्यूनल। फिफ्थ इज अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न आरओसी को नहीं फाइल किया विद 5 ईयर्स, कंपनी को एवरी ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करनी होती है, और लेकिन अगर कंपनी 5 साल तक, लगातार 5 साल तक अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल नहीं किया, तो कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगा। सिक्स्थ इज नॉट टू कमेंस बिजनेस इन टाइम और सस्पेंड बिजनेस। अगर कंपनी ने अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया, शुरुआत नहीं की अपने बिजनेस की 1 साल के अंदर अंदर, कंपनी बना ली लेकिन काम शुरू नहीं किया 1 साल के अंदर अंदर, या फिर अगर सस्पेंड कह दिया कि भाई हम सस्पेंड खत्म हो रहे हैं, हम डिसॉल्व हो रहे हैं, लेकिन पूरे साल आप बैठे हुए होल ईयर और आपने सस्पेंड नहीं किया अपना बिजनेस, तो इस केस में कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एनसीएलटी की डिस्क्रिशनरी चलेगा, मतलब एनसीएलटी की मर्जी चलेगी कि वो चाहे तो वाइंडिंग अप कर दे इस कंपनी का, चाहे तो ना करे। सेवेंथ इज इनएबिलिटी टू पे डेट्स। अगर अब इनएबिलिटी कब ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने डेट्स पे नहीं किए? सबसे पहले अगर क्रेडिटर्स जिसने कंपनी को पैसा दे रखा है 1 लाख से ज़्यादा, वो क्रेडिटर्स जिसने कंपनी को 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा दे रखा है, अगर वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक डिमांड का नोटिस देते हैं। अब ये डिमांड नोटिस क्या है? डिमांड फॉर द पेमेंट, उनकी पेमेंट, अपनी पेमेंट के लिए वो डिमांड कर रहे हैं, उसका नोटिस अगर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में देते हैं और कंपनी ने अगर उनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने उनको नहीं दिया वो सारा पैसा 3 वीक्स के अंदर अंदर, तो ऐसा माना जाएगा कि कंपनी उनकी डेट्स पे नहीं कर रही है। या फिर अगर एनसीएलटी क्रेडिटर्स एनसीएलटी के पास अपना दुखड़ा लेके गए कि हमारी डेट्स वगैरह पे नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्रेडिटर्स की मर्जी चलेगी। और तीसरी चीज़ ये है, अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो गई कि कंपनी अपनी डेट्स पे नहीं कर रही है, तो उस केस में भी मान लिया जाएगा, मतलब एनसीएलटी का डिस्क्रिशनरी चलेगा। और लास्ट केस, जहाँ लास्ट सर्कमस्टांसेस जिसमें माना जाए, जिसमें कंपल्सरी वाइंडिंग अप होगा, वो है जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर। एनसीएलटी को लगता है कि बिल्कुल जस्ट है, बिल्कुल सही है, एनसीएलटी को कोई भी रीज़न मिल गया जिसके थ्रू से लगता है कि हाँ इस कंपनी का वाइंडिंग अप तो होना ही होना चाहिए, तो उस केस में वो वाइंडिंग अप कर देगी। कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जब एनसीएलटी को लगे, ये दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सिचुएशंस हो जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग अप के लिए। सबसे पहला, अगर बिजनेस लॉस में ऑपरेट हो रहा है तो एनसीएलटी को लग सकता है कंपनी के ऑब्जेक्ट से इलीगल है, इलीगल नेचर में काम कर रही है। या फिर अगर कंपनी वॉलेंट्रीली ही बिजनेस ना कैरी करना चाहे तो एनसीएलटी भी क्या करे, ओके। और तीसरा है, कंपनी की पूरी कैपिटल ही खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या मैनेजमेंट में कोई डेडलॉक है, या अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को धमकाते हैं, एग्रेसिव नेचर है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का टुवर्ड्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो उस केस में भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। तो क्या क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसके थ्रू वाइंडिंग अप होता है, कंपल्सरीली वाइंडिंग अप होता है बाय एनसीएलटी? सबसे पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी, कंपनी चाहती है खुद वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए और एसआर पास कर दिया है मेंबर्स ने। सेकेंड इज अगर कंपनी ने नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ भी काम किया है, या फिर सिक कंपनीज का वाइंडिंग अप, या फिर अगर एप्लीकेशन आरओसी को मेड किया कि कंपनी फ्रॉड है जी, फ्रॉडुलेंट काम कर रही है, या फिर अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी को 5 ईयर्स में फाइल नहीं किए हैं, या फिर अगर कंपनी अपना बिजनेस शुरुआत नहीं कर रही है टाइम पे से, या फिर अपना बिजनेस सस्पेंड नहीं कर रही है विद इन होल ईयर, अगर कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही, और जब एनसीएलटी को लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल है कंपनी को वाइंडिंग अप करना, ओके। इसके बाद एक चीज़ और है, कंपल्सरी ऑर्डर व्हेन देयर इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अगर आप वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करते हो तो एक कंपल्सरी ऑर्डर देना ज़रूरी है। जो ऊपर के हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए जहाँ पर ट्रिब्यूनल चाहे तो कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकता है, आप वाइंडिंग अप तब भी कर सकते हो अगर कंपनी वॉलेंट्रीली चाहे। कंपनी वॉलेंट्रीली एक पिटिशन फाइल करेगी, जो कंपनी के लिक्विडेटर है
कंपनी का एक लिक्विडेटर होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, वो एक पिटीशन फाइल करेगा। पिटीशन किसको फाइल करेगा? एनसीएलटी को एक पिटीशन फाइल करेगा। या तो वो पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? तो कंपनी का लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर फाइल कर सकता है, या फिर कोई भी दूसरा पर्सन जो ऑथराइज्ड है अंडर सेक्शन नंबर 272। दो जने लिक्विडेटर के एनसीएलटी के पास पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कौन से हैं दो जने? ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 272। ट्रिब्यूनल जो है वो तभी अलाउ करेगी इस वाइंडिंग अप को अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये क्रेडिटर्स के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही इस वाइंडिंग अप के थ्रू, या कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो भी हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही। कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर द लीगल एंसेस्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट वाइंडिंग अप का टाइप इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप कंपनी का हो रहा है बाय मेंबर्स और क्रेडिटर्स बिना एनसीएलटी के इंटरफेरेंस के थ्रू। अब यहाँ एनसीएलटी का कुछ नहीं है, अब कंपनी खुद ही चाहती है कि हम वाइंडिंग अप करें विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनसीएलटी, उसे वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कहते हैं। अब कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है? सबसे पहला है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकती है। अगर फिक्स ड्यूरेशन जो भी आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, अगर आर्टिकल्स में ना एक फिक्स ड्यूरेशन हो सकते हैं कि हमारा कंपनी का बिजनेस सपोज 3 इयर्स चलेगा, और अगर वो 3 इयर्स ख़त्म हो चुके हैं तो उस केस में कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी बंद कर सकती है। ओके इसके बाद नेक्स्ट इज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास करे। कंपनी एक्ट में कोई भी रीज़न स्पेसिफाइड नहीं है कि कंपनी को इस सिचुएशन में एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी एसआर पास करके वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर सकती है। तो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप दोनों ही तरीकों से हो सकता है, बाय या तो आप ओआर पास कर लो या फिर आप एसआर पास कर लो। ओके ये नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूँ।